गई थी, है ना बेटा। सारी बातें हम लोग एटम की कर रहे थे, है ना बेटा। चलो अब बात करें हम लोग न्यूक्लियस की, ठीक है ना बेटा। चलो अब न्यूक्लियस की बात करें। तो देख बेटा, न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो गौर कर, अगर तुम कोई भी न्यूक्लियस की बात करते हो बेटा, है ना, कोई भी न्यूक्लियस की बात करते हो, तो इसमें क्या होता है बोलो। न्यूक्लियस में होंगे बेटा प्रोटॉन्स, है ना बेटा, और होंगे न्यूट्रॉन्स, है ना बेटा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो देख बेटा, ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली, क्या बोलोगे इसको, इसको बोलते हैं बेटा कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन, है ना बेटा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियस, और मेंबर्स में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स, है ना बच्चा। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, तो कहेगा मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियस, है ना बेटा। तो देखो, अगर तुम कोई भी एटम एक्स लिखते हो बेटा, ऐसे एक्स, है ना, इसमें ऐसे जेड लिखते हो बेटा, ऐसे ए लिखते हो, है ना। तो जेड क्या है बच्चा, बोलो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, है ना बेटा। जेड हमारा क्या हो गया बच्चा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या बच्चा, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, तो कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है बच्चा। और ए क्या है बोलो, ए हमारा है एटॉमिक मास नंबर, बोल बेटा एटॉमिक मास नंबर, है ना बेटा। एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या होगा, तो कहेगा बच्चा एटॉमिक मास नंबर का मतलब होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये हो गया बच्चा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो देख बच्चा, अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहूं, तो ये होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बोल बच्चा, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना बच्चा। तो देखो, ये हमारा हो गया बेटा जेड, और इसको मैंने बोल दिया बेटा एन, है ना। तो एन शुड बी इक्वल टू ए माइनस जेड, बोलो बेटा, राइट ना। एन हमारा होना चाहिए बेटा ए माइनस जेड, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। तो देख बेटा, अगर मैं कहूं मास ऑफ न्यूक्लियस, अगर मैं कहूं मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना बच्चा, तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना बच्चा, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना बेटा, या कहो जो हम बेटा पाते हैं, जो एक्चुअल मास है ना बच्चा। ये हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस जो हमारा है बेटा, क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके, ठीक है बच्चा। एम, कैपिटल एम, मैंने कहा बेटा मास ऑफ न्यूक्लियस, कैपिटल एम हमारा क्या है बच्चा, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना बच्चा, ठीक है। अब देखो बच्चा, मास ऑफ न्यूक्लियस को, है ना, हम कह सकते हैं बेटा कैन बी सेड, कैन बी सेड, है ना बेटा, प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर, बोल बच्चा। यूजुअली, यूजुअली एटॉमिक मास नंबर जिसका ज्यादा होता है बेटा, उसका मास ज्यादा होता है, राइट ना, ऐसा मान सकते हो ना बेटा, बोलो, ठीक है। अब मैं कहूं बच्चा साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना बेटा, न्यूक्लियस कितना बड़ा है ना। तो मानते हो ना कि न्यूक्लियस बेटा बहुत छोटा है और लगभग सेंटर पे पॉइंट के जैसा है ना बेटा। तो न्यूक्लियस का जो साइज है बच्चा, वो क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ठीक है बेटा। आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो आर नॉट क्या है बेटा, आर नॉट हमारा कांस्टेंट है 10 टू द पावर -15 मीटर, है ना बेटा, इक्वल टू तुम कह सकते हो इन द ऑर्डर ऑफ
फेम्टोमीटर, फर्मीमीटर, फर्मीमीटर बेटा, है ना। हालांकि 1.1 होता है तो रफली इसको 10⁻⁻15 ही मान लो। हालांकि ये 1.1 होता है। लिख लो, नोट कर ले बच्चा इसको। 1.1 फर्मीमीटर होता है ये। नहीं बच्चा, हाँ बच्चा, फर्स्ट पेज है। बेटा 1.1 फर्मीमीटर होता है। ज्यादा अच्छा ये होगा बेटा कि इसको ऐसे लिखो, ज्यादा होगा। इसको लिख लो बगल में, ऑर्डर ऑफ, है ना बेटा, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है ना। 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। कहीं कहीं तुम्हें याद करना है 1.1, है ना बच्चा। कहीं 1.3 मिलेगा तुमको, कहीं कहीं तुमको 1.4 मिलेगा, कहीं कहीं 1.56 मिलेगा, है ना बेटा। ठीक है, रफली तुम लिख ही लो। चलो हम कहेंगे बेटा आर नॉट की वैल्यू 1.1 10⁻⁻15 मीटर, या कहो बच्चा 1.1 फर्मी मीटर। ठीक है, इसको ऑर्डर बोलेंगे बेटा, है ना। अब देखते बच्चा, जैसा कि हमने लिखा बेटा कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है बच्चा, ये है a⁻1/3 के प्रोपोर्शनल है ना बेटा। तब सोचो वॉल्यूम जो हमारा होना चाहिए बच्चा, है ना, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कैसे कहोगे, बोलो बेटा। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या कहोगे बेटा, ये तो कहोगे बेटा 4/3 πr⁵, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं बेटा, दिस वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए, बोलो बच्चा। देखो तो ऐसे मान सकते हो ना कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा बेटा वो एक के प्रोपोर्शनल होगा, है ना बेटा। और ये क्या है, मास, ये प्रोपोर्शनल टू है ना बेटा। वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू है ना। तो सोचो जब मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, हेंस हेंस न्यूक्लियर डेंसिटी इज ए कांस्टेंट, है ना बच्चा। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखा तुमने ना, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो गया बच्चा, कांस्टेंट हो गया, है ना। तो देख बच्चा, न्यूक्लियर डेंसिटी जो हमारा कांस्टेंट हो गया, मास बाय वॉल्यूम, है ना। ठीक है, इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, है ना बेटा। 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में होता है बेटा, है ना। ठीक है, अच्छा बताओ हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना आता है बेटा,
0.53 एंगस्ट्रम, मतलब कितने के ऑर्डर में? एंगस्ट्रम के ऑर्डर में था ना बेटा, एंगस्ट्रम के ऑर्डर में था ना बेटा। तब सोचो, एंगस्ट्रम का ऑर्डर का मतलब हुआ 10⁻⁻10, और न्यूक्लियस क्या है बेटा? 10⁻⁻15 के ऑर्डर में। अब दोनों का रेशियो करो, कितना आ रहा है बोलो? 10⁻⁻5 ना बच्चा। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का रेडियस और एटम का रेडियस का रेशियो 10⁻⁻5 है ना बेटा। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा वैक्यूम ही है बेटा, बोलो, है ना? मोस्ट ऑफ द पार्ट वैक्यूम है ना बेटा। ठीक है, अब तुम खुद देखो, न्यूक्लियस का डेंसिटी बेटा 10⁻17 है ना, और चूंकि एटम का ज्यादातर हिस्सा बेटा वैक्यूम है, इसलिए एवरेज डेंसिटी काफी कम हो जाती है, बोलो, है ना। जैसे कि मान लो, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि अगर तुम 1 घंटे में चले 10 किलोमीटर, है ना बेटा, 1 घंटे में अगर तुम चलते हो बेटा 10 किलोमीटर, तो तेरा एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। लेकिन अगले 1 घंटे तुम रुक गए, जीरो वेलोसिटी हो गया, है ना। तो जीरो वेलोसिटी हो गया बेटा, तो अब क्या होगा? एवरेज टाइम तो बीतता जाएगा, टाइम 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस तेरा 10 ही किलोमीटर हुआ ना बेटा, बोलो, है ना। तो अब क्या हो गया बताओ? अब हो गया तेरा 10/2, 5 किलोमीटर पर आवर। देखो 10 से कितना कम हो गया? सीधा आधा हो गया ना। तो वही समझो कि इतने पार्ट में इतने रेडियस में, है ना बच्चा, इतने से रेडियस में इतनी डेंसिटी है ना। लेकिन आगे जो 99% पार्ट है बेटा, वो तो वैक्यूम है, जीरो डेंसिटी है। तो जीरो आएगा तो एवरेज निकालेंगे तो वैल्यू कितनी कम हो जाएगी बेटा? बात समझा ना। यही कारण है बेटा कि नॉर्मल बॉडीज का डेंसिटी काफी कम होता है, क्योंकि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो बेटा वैक्यूम है ना। बात समझ गया? नोट कर ले इसको, इसको रफली याद करो ऐसा, 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चा। चलो देखो, इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देख बच्चा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट। कहता है बेटा एक प्लैनेट का रेडियस निकालो, है ना, ऑफ विच मास इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, है ना बेटा, अर्थ के मास के बराबर है ना बेटा। ठीक है, एंड डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। समझा बच्चा? कहता है न्यूक्लियस के डेंसिटी के बराबर उसकी डेंसिटी है, लेकिन अर्थ के बराबर उसका मास है ना बच्चा। तो बताओ उसका रेडियस क्या होना चाहिए? निकालो तो, निकाल तो बेटा। अर्थ का मास शायद तुम्हें याद ना हो, अर्थ का मास होता है बच्चा 6 इंटू 10⁻24 kg, ये होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, उसके नीचे लिखा है बेटा कैन बी सेड लिखा है। मास ऑफ न्यूक्लियस के नीचे कैन बी सेड प्रोपोर्शनल टू ए।
निकाल दो बच्चा। कुछ बच्चों का आया आंसर? तो देखते बेटा, मैं बनाता हूं। तो देख बेटा, ये जो हमारा प्लैनेट है, ये जो हमारा प्लैनेट है बेटा, इसकी डेंसिटी इसके बराबर है बेटा। तो क्या कह देंगे हम लोग, बताओ? कि मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना बेटा? मास कितना हो गया? ये हो गया 6 × 10⁻24। डेंसिटी कितना बचा? तो 2.3 इंटू 10⁻17। वॉल्यूम कितना बचा? 4/3 पाई आर क्यू। इसका मतलब बच्चा आर क्या होना चाहिए? आर क्यूब इक्वल टू कितना? तो हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2.3, है ना बेटा? 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2.3 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 10⁻24। ये था बेटा, 17 ये था। तो 10 का पावर -7 +7, है ना बेटा? कितना हो जाएगा देखते हैं, रुको निकालता हूं मैं, देखो। सिक्स इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2.3, 2.3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14। ये हो गया 6.23। 6.23 10⁻6 मीटर क्यूब। तो आर कितना हो गया बच्चा? अब इसका पावर किया जाए, इसका पावर किया जाए, पावर किया जाए इसका 1/3। 1/3 मतलब 0.33। ठीक है बच्चा? तो वैल्यू आ रहा है 1.82। 1.82 आ रहा है बेटा। तो 1.82 इंटू 10⁻²। इसका मतलब हो गया बेटा ये 182 मीटर। 182 मीटर। सोचो बच्चा, सोच रहे हो? अगर अर्थ के मास के बराबर है बेटा, तो रेशियो आ रही है 182 मीटर। मतलब तुम जहां घर तुम्हारा होगा, फिर घर से जो पास वाला चौराहा होगा बेटा, यही उसका रेडियस होगा। सोचो कितना कम है बच्चा ये, है ना? अपने आप में कम है ना बेटा? अपने आप में बहुत कम। बोलो बेटा, ये वैल्यू बेटा अपने आप में बहुत कम है। ये बात समझ में आई, है ना? ऐसे डेंसिटी, इतना हाई डेंसिटी होगा बेटा, तो सोचो इतना बड़ा मास होने के लिए सिर्फ इतना ही बड़ा रेडियस काफी है ना बेटा? बात समझे? ठीक है। तो देखो बेटा, यहीं पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक टर्म, यहीं पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, न्यूट्रॉन स्टार, है ना बेटा? न्यूट्रॉन स्टार, समझे बेटा? न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? तो कहेंगे बेटा न्यूट्रॉन स्टार क्या है? जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन ही है, उसमें प्रोटॉन नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोलो बच्चा, है ना? तो देखो बेटा, अगर सिर्फ इसमें न्यूट्रॉन ही हो, है ना, इसका मतलब ये न्यूक्लियस जैसा हो जाएगा ना बेटा, है कि नहीं? अगर इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन हो तो सिर्फ ये न्यूक्लियस जैसा हो जाएगा बच्चा। क्योंकि एटम का जो डेंसिटी कम होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन जो दूर के ऑर्बिट पे घूमता रहता है उसकी वजह से ना बेटा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना बेटा? तो इसको क्या कहोगे? न्यूक्लियर स्टार। मतलब वो स्टार जिसकी डेंसिटी क्या है बच्चा? तो कहेंगे नियरली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। समझे बच्चा? हम न्यूट्रॉन स्टार किसको बोलते हैं? जिसकी डेंसिटी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर हो जाए। समझ गए बच्चे बात ये? ठीक है, लिख लो इसको।
नोट कर ले बच्चा। अर्थ की डेंसिटी कितनी है? मुझे तो याद नहीं बेटा, लेकिन निकाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। मास पता है तुमको, रेडियस पता है तुमको। प्रत्युष बोल रहा है न्यूटन स्टार समझ में नहीं आया। न्यूटन स्टार दिखाना पड़ेगा तुमको बेटा, लेकिन अरे यार इतना डाटा का टेंशन मत लो। इन सब चैप्टर में इतना परफेक्ट डाटा का टेंशन बिल्कुल मत लो। समझा? कितना वैल्यू है, अलग अलग बुक्स में देखोगे ना, वैल्यू अलग अलग होगी। तुमको ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर याद रखना है कि फर्मी मीटर रेडियस होता है और 10 पावर 17 डेंसिटी होता है ना? चल देख बच्चा, अगला सवाल। एक सवाल देख बच्चा, सवाल कहता है बेटा, फाइंड रेडियस ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार, है ना बेटा? न्यूट्रॉन स्टार का रेडियस बताओ, ठीक है? फॉर विच it will behave like a ब्लैक होल। ठीक है बच्चा? ब्लैक होल की तरह व्यवहार करने लगे, ब्लैक होल की तरह व्यवहार करने लगे, इसके लिए इसका बताओ कि रेडियस क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चा, करो, बनाओ तो। बोलो माही। सर ये न्यूट्रॉन स्टार एक बार बता दीजिए। बेटा एटम क्या होता है बताओ? एटम में बेटा कहते हो ना, यहाँ अंदर में न्यूक्लियस है, बोलो। यस सर। है ना बेटा? यहाँ इसमें क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यस सर। है ना? ठीक है। और इधर बाहर में हमारा क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना? यस सर, रोटेट कर। हाँ, तो अब बता बेटा, ये वाला पोर्शन क्या है? बीच में क्या है? और भी वैक्यूम। यस वैक्यूम है सर। बेटा, बोलो। यस सर। यहाँ तक कोई मैटर नहीं है, नो। है ना? ठीक है। तो मान लो, यस सर। सोचो अगर तुम कहते हो बेटा कि अगर हम एक आयरन का एक ब्लॉक लेंगे, लोहे का एक ब्लॉक लेंगे ना बेटा, तो यस लोहे का एक ब्लॉक लेते हो बेटा, तो लोहे की ब्लॉक की डेंसिटी कितनी होती है? 8,000 या 9,000 केजी मीटर क्यों ना, 9,000। मतलब 10 का पावर 3 या मैक्सिमम 10 का पावर 4 के ऑर्डर में। यस बोलो, सर। जबकि इसकी डेंसिटी कितनी है? 10 का पावर 20 17 के पावर ऑर्डर, 17। है ना बेटा? तब सोच के देखो, न्यूक्लियस ही तो पोर्शन है बेटा जो पूरे एटम का मैक्सिमम मास कैरी करता है। बोलो, यस सर। तो इतने पूरे का मास जो है बेटा, वो सिर्फ इतने में आ रहा है ना? यस सर। मतलब जो मास है बहुत छोटे में है, लेकिन वॉल्यूम हम बड़ा ले रहे हैं, तो क्या होगा बोलो? मास में वॉल्यूम करेंगे तो क्या होगा? डेंसिटी बहुत छोटा हो जाएगा ना, बोलो। यस सर, डेंसिटी छोटा हो जाएगा। तो डेंसिटी किसकी वजह से छोटा हो गया? इस वैक्यूम की वजह से ना। यस सर। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, तो क्या होगा? फिर वैक्यूम नहीं बनेगा। वैक्यूम वाला पोर्शन खत्म हो गया। यस सर। अब कहेंगे सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस मान लो तुम, है ना? जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन है यस सर। ना बेटा? यस सर। ठीक उसी को बोलते हैं क्या? न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार को समझो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चा? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। तो उसकी डेंसिटी बेटा न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर होनी चाहिए ना, फिर तो यस लगभग। सर। क्लियर? यस सर। रवि पूछ रहा व्हाट इज ब्लैक होल। तो बेटा ब्लैक होल हम उसे बोलते हैं
जहां से लाइट भी स्केप ना कर पाए, है ना बेटा। ब्लैक होल का मतलब जहां से लाइट भी स्केप ना कर सके उसको बोलते हैं ब्लैक होल। बोलो भाई ऑनर पैड। सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन रखेंगे इसको सोल्व करने के लिए, मतलब? इसको सोल्व करने के लिए बस यस सर। इस्तेमाल कर लो कि बेटा जो स्केप वेलोसिटी है ना, वो लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा है। इस स्टार की जो स्केप वेलोसिटी है, जो पढ़े थे ना ग्रेविटेशन में, स्केप यस सर। वेलोसिटी, यस वो सर। स्केप वेलोसिटी बेटा किससे बड़ी है? लाइट की स्पीड से बड़ी है। ओके सर। लाइट भी स्केप ना कर। ब्लैक होल मतलब क्या बेटा? जो दिखाई नहीं पड़ता, ये नहीं मानते हम लोग। ब्लैक होल मानते हैं दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कैसे नहीं पड़ेगा? जब लाइट उसमें पड़ेगी और वो तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यस सर, है ना। एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर उसको लाइट इमिट करना है ना, मतलब फोटोन बाहर निकलेगा, लेकिन फोटोन बाहर निकल ना पाए, ग्रेविटी उसको खींच ले अंदर वापस, उसी को बोलते हैं बेटा ब्लैक होल। ओके सर। अमितेश का आंसर आया। बनाओ बच्चा बनाओ। संकेत पूछ रहा है ब्लैक होल की थ्योरी अच्छे से बताएं। ब्लैक होल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है बेटा, है ना। और ध्यान से, हम लोग को एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ना है, हम लोग को एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है। ध्यान रहे बात का। देखिए एक बच्चा पूछ रहा है ब्लैक होल कैसा दिखता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि ब्लैक होल दिखता कैसा है। हाँ बेटा, ब्लैक बॉडी ऐसी होगी मान सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी बेटा इमिट करता है ना। ब्लैक बॉडी तो इमिट करता है ना, ये इमिट भी नहीं कर रहा है ना बच्चा, इससे बाहर नहीं निकल रहा है। कुणाल शर्मा लिख रहा है सुंदर दिखता है। अनु बोलो बेटा। सर कोई ऐसा स्टार है सर जिसमें मतलब जैसे सर ये न्यूट्रॉन जो ये सर कौन सा था? न्यूट्रॉन स्टार। यस सर। सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार में स्टार, हाँ जो न्यूक्लियस है सर, उसके अंदर सिर्फ हाँ न्यूट्रॉन्स हैं। हाँ। तो सर कोई ऐसा स्टार है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये संभव ही सर, नहीं है। सर अगर ऐसा हमारी होता थ्योरी बोलती है कि ये संभव नहीं है। सर अगर ऐसा होता तो नहीं संभव है ना। सोचते बात ना, कॉमन सेंस लगाते हैं, कॉमन सेंस। यस सर। तुम्हारा जो पीरियडिक टेबल है बेटा, वो कहां तक है बताओ। चुप हो गया, बोलो। सर मतलब कैसे ग्रुप से पीरियड? पीरियोडिक टेबल कितने एटॉमिक नंबर तक पढ़ते हो? 118 तक पढ़ते हो ना बेटा। हाँ यस सर। उसमें 200 तक क्यों नहीं है? तो कहेंगे इसी न्यूट्रॉन, इसी प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन रिपेल करता है ना। यस सर। इसके मतलब नेचर में 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का नहीं है, यस सर। यस सर। है ना। मतलब वो स्टेबल नहीं रह सकते। तो स्टेबल यहां नहीं रह सकते तो कहीं नहीं रह सकते, है ना। यस। जितना हमें साइंस पता है उसके हिसाब से। और भटकाओ बिल्कुल नहीं, भटकाओ बिल्कुल नहीं, है ना। भटकाओ बिल्कुल नहीं बच्चा। तुमको हम एक्स दिखाएं और तुम अल्फा बीटा गामा सब देखने लगो, ये नहीं। अभी एक्स बताए, एक्स के बारे में सोचो कि इसमें इस चैप्टर में भटकने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, अनंत। हर एक पॉइंट लेके भटक सकते हो तुम, लेकिन तुम्हें अपने सिलेबस का ध्यान रखना है बच्चा, है ना। अभी तुम्हें साइंटिस्ट नहीं बनना, तुम्हें बनना है इंजीनियर। जुपिटर बोलो कितना आया। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, लाइट की क्या? स्पीड कैसे पता करी सर, कल पूछा। लाइट की स्पीड कैसे पता करी? गूगल कर ले बेटा, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। शायद तुम लोग पढ़े होगे 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, कौन सा मिरर एक्सपेरिमेंट पता है यार? एक कोई मिरर का होता है ना एक्सपेरिमेंट, जो दूर रखते हैं, रिफ्लेक्ट करता, लाइट आती है, टाइम नापते हैं उसके लिए। चल देख भाई, मैं करता हूं।
तुम लोग कुछ नहीं करोगे, आलसी बच्चे सब तुम लोग। देखो बेटा, अगर इसको एस्केप करना है, मतलब एस्केप वेलोसिटी क्या होना चाहिए, लाइट के स्पीड से बड़ी होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा बच्चा 2gm/r, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से बड़ी होनी चाहिए। स्क्वायर करो तो हो गया 2 × g की वैल्यू कितनी 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, मास को पुट करो, डेंसिटी इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई r, ठीक, इज मोर देन इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, एक r यहां से कैंसिल कर लो, बच गया बच्चा ये r²। तो r² की वैल्यू क्या हो गई, मोर देन इक्वल टू कितना 3 × 10⁸ इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई, डिवाइड करो 2 × 6.67 10⁻⁻11 इंटू 4π इंटू डेंसिटी 2.3 10⁻17। कितना आ गया देखो, देखते हैं बच्चा। ओ स्क्वायर गायब किया ना, गड़बड़ हो गया, तो फिर यहां मुझे स्क्वायर करना चाहिए ना बच्चा। ये स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देखो, ये हो रहा है बच्चा 9 × 3, डिवाइड किया जाए 2 से, डिवाइड किया जाए 6.67 से, फिर डिवाइड किया जाए 4 से, फिर डिवाइड किया जाए पाई से, फिर डिवाइड किया जाए 2.3 से। ठीक है, तो 0.07, इसका मतलब हो रहा है ये 7 हुआ ये। अब 16 में ये हो गया बेटा 6, ये हो जाएगा हमारे यहां से कैंसिल हुआ तो बचेगा 10⁻6, 6 यहां से कैंसिल करो तो 10⁻5 आया, है ना। अब इसका लगाया जाए बच्चा स्क्वायर रूट, इनटू कर लेते हैं 100, उसके बाद लगा दिया जाए इसमें स्क्वायर रूट, है ना बेटा, इसका लगा दिया जाए स्क्वायर रूट। तो वैल्यू 2.64, ये वैल्यू आ रहा है बेटा r इज मोर देन इक्वल टू 2.64 इंटू 10⁵ मीटर, है ना बेटा। ठीक है, इसका मतलब r मोर देन 264 किलोमीटर। अगर किसी न्यूट्रॉन स्टार की रेडियस 264 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी तो ब्लैक होल जैसा बिहेव करना शुरू कर देगी। और सोच बेटा, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, कितना बड़ा है। ठीक है, फैजान लिख रहा है कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, डोंट यूज कैलकुलेटर। निखिल बोल बच्चा। सर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि escape velocity is greater than light की स्पीड, तो it behaves like black hole। हाँ, ब्लैक होल क्या होता है बेटा बोलो, जिससे लाइट ब्लैक होल निकल क्या ना पाए। मानते हैं, बेसिक बताओ, मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक सर, हाँ, हाई ग्रेविटी, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। तो ब्लैक होल किसको कहेंगे, मैं भी काला आदमी हूं तो क्या तुझे Yes, sir. ब्लैक बॉडी मान सकता है, ब्लैक होल मान सकता है, यस सर, बोलो। यस सर। तेरे बाल काले हैं और तेरे काले बाल जो हैं ब्लैक होल से बिहेव कर रहे हैं, नो सर। ब्लैक होल कैसा होना चाहिए। सर नहीं पता। ब्लैक होल मतलब बेटा जो दिखाई नहीं पड़े, अच्छा, यस सर। है ना। अब पहली बात, दिखाई कौन नहीं पड़ सकता, जिससे लाइट आए ना उसमें सर। जिसके ऊपर लाइट गिरे और लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, यस सर। एक पॉइंट, है ना। चलो, लाइट गिरे और लाइट रिफ्लेक्ट ना करे, ये भी बात है बेटा। लेकिन कोई बॉडी हमें दिखता है दो चीजों से, एक लाइट के रिफ्लेक्ट होने से और दूसरा लाइट के इमिट करने से। यस सर। तो तेरे घर में कमरे में दीवारें, कुर्सी, बेंच, टेबल क्यों दिख रहा है,
रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना बच्चा? यस लेकिन सर, घर का बल्ब कैसे दिख रहा है? इमिट कर रहा है। इमिट करने की वजह से, है ना बेटा? यस सर, ठीक है, यस सर, तो देखो वो बॉडी अगर इमिट भी कर रहा होगा, है ना, तो भी लाइट नहीं निकल पा रही। इसका मतलब हाँ लाइट के निकलने से, है ना, एकदम रोक दिया। हाँ, यस सर, ठीक है, इसका मतलब फोटोन निकलना भी चाहा तो उसको खींच लिया वापस। हाँ यस सर, तो लाइट जब फोटोन किसी सरफेस से निकलती है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से निकलती है, यस सर, और इतनी ग्रेविटी इसकी हाई है कि उस फोटोन को वापस खींच लिया। फोटोन मास होता है ना बेटा, जब यस फोटोन सर, मूविंग होता है तो मास होता है ना उसमें। हाँ यस सर, पढ़े थे ना हम लोग कि हाँ फोटोन को होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डिविएट नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड से डिविएट होता है। यस सर, अब समझ में आई बात? यस सर, लेकिन सर मुझे इसके अभी थोड़ी, वेलोसिटी लाइट के स्पीड से भी ज्यादा है। ठीक है, यस सर, तभी बिहेव लाइक ब्लैक होल। ठीक है, आगे चल बच्चा, इरेज करो इसको। अच्छा, अग्रिम को ही बात करनी है कुछ, बोलो अग्रिम। सर कल का एक डाउट था, क्या? मतलब आपने बताया था ना लाइक टाइम का कुछ कि यहाँ पे टाइम डिफरेंस आने पे कुछ जगह अलग प्लैनेट्स पे, हाँ, सर मतलब ऐसा कुछ है कि बोलो ब्लैक बोलो। होल के कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने पे वहां के टाइम और अपने अर्थ के टाइम में ईयर्स का डिफरेंट आ जाता है, एकदम आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। मोर देन ब्लैक होल 20 के और पास 30 कितनी, ईयर्स। दूसरे दूसरे प्लैनेट पे जाओगे ना, दूसरे प्लैनेट पे जाओगे बेटा, तुम्हारा डिफरेंस शुरू हो जाएगा डेज में, मंथ में शुरू हो जाएंगे, यस है सर। ना? जैसे मान वहां लो पे मार्स पे ही बात करें, है ना, तो हमारा डिफरेंस तुम्हारा डेज में, मंथ में शुरू हो जाएगा। सर लाइक क्योंकि वहां का नियरली 1 आवर, यहाँ का नियर अबाउट 30 ईयर्स होता है। बिल्कुल, पहले हम बात को समझें बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 आवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ईयर? यू नो, टाइम और हम जो किसी को घड़ी देख करके घंटा वेट करते हैं ना बेटा, है, दिस इज नॉट 1 आवर। यस सर, बात समझ रहे हो? घड़ी देखते रहो यस देखते सर, रहो, एक 60 मिनट बीत गया, 60 सेकंड हो गया तो क्या हो गया? 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, ये नहीं है 1 आवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 आवर? सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डे? तो अर्थ में जितने समय में अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है, ये है 24 आवर, राइट ना? यस सर। है कि नहीं? तो बताओ, दुनिया के सारे प्लेनेट का, है ना, अपने घूमने के अबाउट क्या उतना ही समय लगेगा? नो सर, तो मतलब सभी के लिए 1 आवर डिफरेंट है, यस सर। है ना? अगर मैं कहूं, मान लो कि किसी एक प्लेनेट के लिए जो 1 डे है वो अर्थ का 1 साल है, इसका मतलब क्या हुआ? जितने समय में वो प्लेनेट अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है, उतने समय में अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये इसका मतलब हुआ। यस सर। समझे? स्पेस में सारी चीजें सिर्फ टाइम पीरियड से ही डिफाइंड है ना? चल आगे बढ़े। तो देख बच्चा, ये तो बात हो गई न्यूक्लियस के मास को समझने की, न्यूक्लियस के डेंसिटी को समझने की। ये सारा जो क्वेश्चन दो किया मैंने बेटा, है ना, ठीक, इस बात को जस्ट रियलाइज करने के लिए किया, जस्ट हम चीजों को रियलाइज करने के लिए किया कि हाउ हाई इज द डेंसिटी, डेंसिटी कितनी भारी है ना? कि अगर साला न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ 264 किलोमीटर का हो, सिर्फ 264 किलोमीटर, समझते हो? यहां से कोटा से जयपुर की दूरी लगभग 280 किलोमीटर के आसपास है ना? सोचो, इतना ही हमारा अगर हो तो ये बन जाएगा ब्लैक होल, नहीं? तो चलो मेन पॉइंट पे आगे बढ़े बेटा हम लोग। तो देख बच्चा, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, है ना बेटा, तो न्यूट्रॉन में हम समझते हैं कि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन में चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज है ना बेटा? ठीक है, तो न्यूट्रॉन के आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन प्रोटॉन में तो रिपल्सन होगा ना बच्चा, बोलो, प्रोटॉन में तो रिपल्सन होगा ना, बोलो।
फिर भी वो साथ में रहता है ना, बोलो। ठीक है, तो कहीं ना कुछ लोचा है ना। चलो पता करने की कोशिश करें। तो देख बेटा, अगर मैं कहूं कि कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना बच्चा, न्यूक्लियस की मास को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अगर किसी न्यूक्लियस के मास को हम बेटा कैलकुलेट करना चाहें, देखते हैं। मान लिया कोई भी एक न्यूक्लियस, ये है बच्चा Z, ये है A, है ना बेटा। तो इस न्यूक्लियस का मास M कैलकुलेटेड क्या होना चाहिए? तो कहेंगे बेटा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना बेटा। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनको जोड़ के होना चाहिए, है ना बेटा। तो ये मास जो कैलकुलेटेड है बेटा वो कितना है? तो कहेंगे Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोल बच्चा, ठीक है। इसका मतलब Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोल बच्चा, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या? हुआ देखो, ये इफ वी पुट द रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना बेटा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर हम लोग रेस्ट मास पुट कर दें, है ना बेटा, तो ये पाया गया कि जो कैलकुलेटेड मास है बेटा, है ना, ठीक है, ये बड़ा हो जा रहा है किससे? ऑब्जर्व्ड मास से या एक्चुअल मास से, है ना बेटा। जो मास हमने कैलकुलेट किया, है ना, इसकी मदद से, है ना, क्या हुआ? ये ऑब्जर्व्ड मास से बड़ा हो गया, वास्तविक मास से बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो डाउट हुआ। डाउट क्या हुआ? कि ऐसा तो नहीं कि अंदर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन मोशन में है ना बेटा, ठीक है। तो मोशन में सोचा तुम, लेकिन मोशन जो सोचते हैं बेटा, है ना, तो मोशन वाला मास, मूविंग मास जो होता है बेटा, वो रेस्ट मास से बड़ा होता है ना। मूविंग मास क्या होता है? फॉर्मूला m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना बेटा। ये मूविंग मास है ना। और m नॉट क्या है बच्चा? रेस्ट मास। मूविंग मास तो और बड़ा हो गया, तो अगर मूविंग मान लें तो और बड़ी समस्या हो जाएगी, वो तो और बड़ा हो जाएगा। बोलो, तो मूविंग मास भी नहीं मान सकते, बोलो, मूविंग मास भी नहीं मान सकते, बोलो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है ना बेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो इस परेशानी को, इस समस्या को एक नाम दे दिया जाए, है ना। क्या नाम दिया हमने? इस समस्या को एक नाम दे दिया जाए, मास डिफेक्ट, है ना बेटा। हमने कहा इसमें कुछ मास की गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी का एक नाम दिया, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या है? तो कहेंगे मास डिफेक्ट क्या है? ये बच्चा डिफरेंस इन कैलकुलेटेड मास, है ना बच्चा, एंड ऑब्जर्व्ड मास, है ना बेटा। जो मास हमने ऑब्जर्व किया और जो मास हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। डेल्टा एम क्या है? तो ये हमारा है बेटा मास कैलकुलेटेड माइनस ऑफ मास ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये क्यों है, क्या है, कैसे है, समझेंगे, ठीक है। पहले यहां तक नोट कर लो, ये है मास डिफेक्ट, ठीक है बच्चा, लिख लो। बोलो भाई इंटेल। गलती से खोल दिया था मैंने। कोई बात नहीं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसी प्रदुम्न आ गया यहाँ पे।
फैजान खान, तेरे को वोट देने भेजूं क्या? हाँ, पूछ रहा वोट दोगे? अरे मेरे वोट देने की उम्र कहाँ है मेरी? वोट देने की उम्र है मेरी, मैं तो बच्चा हूं अभी। 18 का हो जाऊं उसके बाद जाऊंगा वोट देने के लिए। तो 20 साल पहले तो एक हफ्ते पहले था ना, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता में कुछ हटेगा नहीं। 20 दिन पहले 20 साल, 8 दिन पहले 20 साल थी मान लिया, तो इतने समय में कुछ उम्र खर्च कर दिया मैं। अब बच्चा 18 बचा है मेरा, 17 बचा है। 18 का होऊंगा, जाऊंगा वोट देने के लिए। अंशु बोलो बेटा। देखो, हेलो सर। हाँ बच्चा बोल। हाँ सर, कह रहे थे एक बार रिपीट कर दीजिए, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था तो समझ में नहीं आया। देख बच्चा, ये बात समझ में आई बेटा कि जो मास हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे? सारे प्रोटॉन का मास और सारे न्यूट्रॉन का मास, है ना बच्चा? यस सर। तो सारे प्रोटॉन का मास मतलब एक प्रोटॉन का मास इंटू प्रोटॉन की संख्या, हम्म। फिर एक न्यूट्रॉन की मास और उसकी संख्या। यस सर। ठीक है ना? लेकिन Yes, क्या sir. पाया गया? पाया गया कि जो मास हमने कैलकुलेट किया वो उसके वास्तविक मास से क्या है? ज्यादा है। बड़ा है। है ना? यस सर। तो इस डिफरेंस का हमने एक नाम दे दिया डेल्टा एम। अब पता करते हैं कि आखिर ये मास में क्यों डिफरेंस है। यस ठीक है? सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो देख बेटा, मास में डिफरेंस तो आया, ये तो बात समझ में आई। मास में डिफरेंस तो आया, ठीक है ना? ठीक, अब डिफरेंस क्यों आई? ये बात की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, है ना, कि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हम किस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, है ना बेटा? चीजों को हम क्या बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है भाई, मास तो बैलेंस करना तुम चाहते नहीं, क्योंकि तुम पहले ही जानते हो, है ना, कि मास कोई कांस्टेंट रहने वाली चीज नहीं है। बोल बेटा, राइट ना? ठीक है, मास तो एक्चुअल चीज नहीं है। भले ही तुम मास कर रहे हो कैलकुलेट, है ना बेटा, लेकिन सही मायने में तुम मास नहीं देखना चाहते हो। तुम क्या देखना चाहते हो, है ना? सोचो तो बताओ बेटा, पूरा फिजिक्स आखिर एनालिसिस किस चीज की है? बोलो, एनर्जी का ना बेटा, बोल। ये पूरा फिजिक्स जो है बेटा, वो कंप्लीट अगर शुरू से सारे चैप्टर के ग्रोथ को समझो, हर चैप्टर के ग्रोथ को समझो बेटा, तो देखो सबसे पहले क्या तुमने पढ़ा था? जब सबसे पहले आए थे बेटा तो तूने पढ़ा था मैथमेटिकल टूल, वेक्टर पढ़ा था, है ना बेटा? इसमें क्या पढ़ा था? इसमें ये पढ़ा था कि फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, है ना? मैथमेटिकल टूल में ये पढ़ा कि फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, फिर आए काइनेमेटिक्स में मोशन क्या है ना बेटा? ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर देखिए फोर्स क्या है, फिर देखा फोर्स और मोशन दोनों चीजें से मिलकर बनती है क्या? एनर्जी। फिर पढ़ा एनर्जी में लॉस क्या क्या होता है, कैसे कैसे मोशन में कितना लॉस होता है ना? जब लॉस हुआ तो तुमने कहा हीट में लॉस हुआ। ठीक है, जब हीट में लॉस पढ़ा तो हीट पढ़ लिया तुमने, तो कहा अच्छा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में है। फिर आगे पढ़ा तो फिर जाना तुमको मॉलिक्यूल के अंदर भी जाता है एनर्जी। तो बेटा पूरी फिजिक्स जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? खोजबीन कर रहे हैं, क्या? एनर्जी के इक्वेशन को बैलेंस करने का, है ना बेटा? सो द अल्टीमेट चीज क्या है बच्चों? हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं, है ना? तो मास में डिफेक्ट तो आ गया, ठीक है, अब थोड़ी एनर्जी की बात की जाए। तो देख बेटा, एनर्जी के बारे में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट किया आइंस्टीन ने, है ना? आइंस्टीन ने कहा कि जो तुम मास समझते हो, जो तुम मास समझते हो, है ना, वो सिर्फ एक दिखावा है ना? आइंस्टीन ने ही कहा जिसको तुम मास समझते हो वो क्या है? दिखावा है। वो एनर्जी का शो है, वो एनर्जी का विजिटिंग कार्ड है। समझे बेटा? अल्टीमेट चीज एनर्जी है। ठीक है बच्चा? तो देखो, आइंस्टीन मास एनर्जी कहता है बेटा कि मास इज जस्ट ए
फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। एनर्जी क्या है? एनर्जी मास क्या है बच्चा? एनर्जी का विजिटिंग कार्ड है ना। मेन चीज तो एनर्जी है, तभी तो हमारे गीता ग्रंथ में लिखा है बेटा, है ना। हम तुम ये बॉडी जो देखते हो, मास देखते हो हर जगह पे, वो क्या है? वो सब माया है ना। सच्चाई ईश्वर है, आत्मा है। वही आत्मा बेटा एनर्जी है, समझा। अब मास क्या है? मास तेरे बॉडी है ना। मास तेरा मोह माया है ना। और सच्चाई क्या है? एनर्जी है बच्चा। ठीक है, तो देखो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी क्या है बच्चा? मास। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मास और एनर्जी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चा, है ना बेटा। ठीक है, क्या कहेंगे? मास और एनर्जी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या कहा गया इसने कि ए मास m इन ट्रांजिट, ए मास m इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब जो बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? या तो ये मास एनर्जी में बदलने वाला है, या तो एनर्जी मास में बदलने वाला है ना बेटा। मास और एनर्जी क्या है? आपस में संबंधित है ना। मास और एनर्जी आपस में संबंधित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखो, कि अगर कोई बॉडी एनर्जी लॉस किया, इसका मतलब मास लॉस किया, है ना बेटा। अगर कोई बॉडी एनर्जी गेन किया तो मास गेन किया। बोलो, ये ना मतलब वो इसका। ठीक है, तो क्या कहेंगे? गेन इन मास इज गेन इन एनर्जी, है ना बेटा। गेन इन मास इज गेन एनर्जी एंड लॉस इन एनर्जी causes लॉस इन मास, है ना बेटा। एनर्जी का लॉस और मास का लॉस। मतलब तुम बताओ, अगर हम यूं कहें कि अगर कोई वाटर फ्रीज कर गया है, वाटर बोलो बेटा फ्रीज कर गया, तो क्या होगा? उसका मास बढ़ेगा या घट जाएगा? बोलो बेटा। इस लॉजिक के अनुसार क्या होना चाहिए? घट जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब बोलो, अगर मैं कहूं बेटा एक आइस मेल्ट कर गया, तो क्या बन गया? बोलो, मास बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है, तो ये कहा इसने कि ए मास m इन ट्रांजिट, है ना बेटा, जो मास कन्वर्जन मोड में है ना बेटा, ए मास इन ट्रांजिट इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी E, है ना बेटा। कहता है एक मास जो है बेटा, वो एनर्जी E के इक्विवेलेंट है ना बेटा। और एनर्जी E और मास में क्या संबंध है? ये है बच्चा, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना बेटा। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और क्या है ये? तो देखो बच्चा, अगर तुम मास को किसमें पुट करते हो बच्चा? किलोग्राम में। अगर तुम मास को पुट करते हो किलोग्राम में, है ना बेटा, और C क्या पुट करोगे? फिर करोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा बच्चा, ये जूल में आएगा। ये आंसर तुम्हारा जूल में आएगा। ठीक है बच्चा, है। लेकिन अगर इस m को तुम पढ़ते हो AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, अगर तुम पढ़ करते हो भैया AMU पुट करते हो, एटॉमिक मास यूनिट पुट करते हो, है ना, तो तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 931.5। और वैल्यू किस में आएगी बच्चा? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आएगी। समझे बच्चा? ठीक है ना। एक पॉइंट याद कर लो। क्या याद कर लोगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू C स्क्वायर। याद कर लो, इलेक्ट्रॉन का मास इंटू C स्क्वायर, ये वैल्यू होती है बेटा 711 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना।
लिख लो फटाफट। है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 711 नहीं बच्चा, ये 511 होता है, ठीक है, 511 होता है, लिख लो बच्चा इसको। ऋषि बोल बच्चा। सर जब वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तब तो एनर्जी देते हैं हाँ ना बच्चा। सर, जब वाटर को हाँ वेपर बच्चा। में कन्वर्ट करते हैं तब एनर्जी देते हैं, तो मास तो बढ़ना चाहिए सर, घट क्यों जाता है? हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात, तो सर सत्य हो, घट सही क्यों बोल रहे जाता हो है? तुम। घटता कहाँ है मास, घटे कैसे रे? उसको, स्टीम को भी अगर क्लोज सिस्टम में ले लो, उस स्टीम जो निकली नहीं बेटा, उसको भी क्लोज सिस्टम में ले लो, उसके बाहर भागने मत दो, तो स्टीम का मास बचे हुए पानी का मास जोड़ने पे क्या होना चाहिए, पहले के बढ़ जाता है। मुकाबले में मास ज्यादा आना चाहिए, है ना? अच्छा, क्लोज सिस्टम में लेने ठीक से है, बढ़ लेकिन जाता अब तक हम लोगों ने बात कभी नहीं करी, है। हाँ सर, अब तक हम लोगों ने बात कभी नहीं करी ना बच्चा, हाँ सर, है ना? क्यों नहीं करी, अभी तुमको मिल जाएगा उसका वजह। ठीक है। निखिल लिख रहा है पहले तो हमने खोज किया ना गीता में, वो गीता में खोज नहीं किया बेटा, वो सोच था एक, है ना? सोच और खोज में अंतर है बच्चा। ऋषभ बोलो बेटा। हाँ सर, अभी आपने यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया था ना, ये सेकंड वाला पॉइंट लिख के, सर वो हाँ एग्जाम्पल बच्चा। फिर से रिपीट कर दो सर। बेटा सिंपल बात देखो, कहता यस है मास अगर गेन हुआ है ना? यस सर, मास गेन कैसे होगा, जब एनर्जी में गेन एनर्जी होगा, गेन होगा, यस सर, ठीक है? और एनर्जी में अगर लॉस हुआ, इसका मतलब मास भी लॉस होना चाहिए, बस यही कहा लॉस होना मैंने बेटा, चाहिए, ठीक है? कहीं भी यस तुमको लगे कि एनर्जी हमने गेन करी तो मास बढ़ेगा, मास कहीं लगे बढ़ेगा, एनर्जी हमें लॉस करी तो मास घटेगा, ठीक है? यस सर, तो देखो छोटा सा क्वेश्चन करें, कहता है बेटा ए मैन ऑफ मास 50 kg, है ना बेटा, एक्सिलरेट किया बच्चा, है ना, फ्रॉम फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा? 0 मीटर पर सेकेंड से चलो 30 कर लेते हैं, साथ सॉल्व करने में आसानी हो जाए, है ना बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड एक्सीलेट किया, है ना बेटा? तो क्या कहोगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या घटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी या घटी? बढ़ी ना बच्चा, तो मास बढ़ना चाहिए, तो सवाल कहता है फाइंड करेस्पॉन्डिंग गेन इन मास, ठीक है बच्चा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसके आधार पे बताओ कितना मास बढ़ा होगा। साकिब पूछ रहा है इतनी कम एज में आपको कितनी अच्छी फीस आती है, वाह सही बात है, इतनी कम उम्र, मेरी 17-18 साल की उम्र में, बहुत बड़ी बात है यार, सही बात है, थैंक यू, तुमने रियलाइज किया इस बात को, मैं कभी सोच ही नहीं पाया बेटा। चलो चलो, देखो फैजान को लग रहा है कि मैं टैलेंटेड हूँ, थैंक यू बच्चा, आज कितना मुझे बताओगे अपने अपने बारे में, आज मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा सारा का सारा। निखिल फिर हैंड रेज कर दिया, वो निखिल। सर वो वाला मुझे नहीं समझ में आया कि आइस बनता है तो बच्चा आइस बनता है तो वाटर से मास आइस घटना बनेगा चाहिए। बेटा, तो बताओ एनर्जी लॉस हुआ है गेन हुआ? सर लॉस हुआ, तो क्या होना चाहिए, मास घटना चाहिए, हाँ सही बात। तो घटता है सर असलियत में। तो ये सवाल बनाओ ना, तुम्हें खुद समझ में आएगा, अभी जो सवाल मैंने दिया वो बनाओ। यस सर। और सर एक और डाउट था सर,
क्या? सर इससे पहले हम लोगों ने बोला ना सर, प्रोटॉन प्रोटॉन दो रहते हैं तो वो रिपल करते हैं, हाँ, तो सर उसका आंसर सर किसका आंसर? प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल करते हैं सर, रिपल्शन इसका होता है, कैलकुलेट। यस सर, रिपल्शन होता है। फिर भी न्यूक्लियस साथ में क्यों रहता है? हाँ यस सर। अभी तो बात ही नहीं की मैंने उसके बारे में, करनी बाकी है अभी वो। यस सर। ओके सर, कुछ थैंक यू। बोलो बेटा। सर जैसे आपके मतलब सर हम लोग जो पिछले से मतलब एक तो क्वेश्चन किए थे सर, वो न्यूट्रॉन स्टार उसमें हो जाए, तो सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग सर कैसे करेंगे एग्जाम में सर? उसमें सर एग्जाम में नहीं डिजिट भी करेंगे 2 देना पड़ता, डेसिमल डिजिट। बच्चा सुन, एग्जाम वगैरह में आता है ना बेटा, तो डाटा को ऐसे एडजस्ट किया होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, समझे? है ना, ये बात दिमाग में रखना। नहीं तो सर इसमें तो 5 मिनट निकल जाएंगे। तो बिल्कुल निकल जाएगा, तो फिर तो लर्निंग चेक ही नहीं हुआ ना। अगर गुणा भाग करने में निकल जाए आधा घंटा तो साइंस चेक हुआ ही नहीं। साइंस चेक करने का मतलब डाटा अच्छा दो। नरेश का आंसर है 75 मिलीग्राम, अरुण का रहा 10⁻13, अमितेश का रहा 10⁻14। चलो देखो, एक बच्चा बार बार लिख रहा है ना, कि व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन दैट यू डिडंट गो आईआईटी। है ना, सवाल तुम्हारा अच्छा है बेटा, बार बार लिख रहे हो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, है ना, ठीक है। तो बेटा मुझे लगता है, मैं अपने बारे में सोचता हूं, है ना, कि मुझे लगता नहीं कि मैंने मिस्टेक करी है ना। मुझे लगा कि मेरे अंदर जितनी क्षमताएं थी उस क्षमताओं के अनुसार मैंने सही चीज पा लिया था, ये मुझे लगता है ना, ठीक है बेटा। तो हर देखो दुनिया में दो बातें हैं, एक तुम्हारी ताकत और दूसरी परिस्थिति, है ना। तो मुझे लगता है उस ताकत के साथ और उस परिस्थिति में मैं जहां तक पहुंच गया, आई एम सेटिस्फाइड, मैं दुखी नहीं हूं बेटा, आई एम क्वाइट हैप्पी। यही तुम्हें भी सिखाता हूं बात को, है ना। खुश रहो, ये ज्यादा अच्छा है ना। अपनी गलतियों क्यों उधेड़ते हो? तुम अच्छा काम करते रहो, है ना, गलत हो जाए तो उधेड़ो, है ना। लेकिन तुम्हें जो मिलता है तुम उसी में खुश रहते हो, देन यू आर नॉट रॉन्ग। तुम्हारा हैप्पी हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चल पढ़ाई करें। एक बच्चा पूछ रहा है मैंने किस ईयर में जेई का एग्जाम दिया था। मैंने बेटा जेई का एग्जाम दिया था 97 में और 98 में, 2 बार एग्जाम दिया था मैंने। चलो देख बच्चा, इस क्वेश्चन में आ जाए तो देख बेटा, 50 किलोग्राम का एक आदमी 0 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड में चला गया बेटा, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? बोलो बच्चा, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ इंटू एम, एम कितना बच्चा? 50 किलोग्राम और 30 का स्क्वायर, है ना बच्चा। ये कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 25 इंटू 900, है ना बेटा। इतना हो जाएगा जूल में एनर्जी, ठीक है। तो अब बताओ ये एनर्जी क्या होना चाहिए? m इंटू सी स्क्वायर। तो m कितना हो गया बच्चा? तो 25 इंटू 900 डिवाइडेड बाई, ये हो गया बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 16। इसका मतलब हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -14 किलोग्राम। बोलो बेटा, ठीक है ना। अब तुम खुद महसूस करो कि इतना डाटा इस आदमी के लिए क्या है? क्या इसका कोई सेंस है बच्चा? बोलो, ठीक है, बोलो कोई सेंस नहीं बच्चा ना। इतने बड़े मास के साथ इस डाटा का कोई सेंस नहीं है, जबकि हम खुद समझते हैं बेटा कि स्पीड ठीक ठाक है। जिस लेवल की हमने मैकेनिक्स पढ़ी है बेटा, है ना, उस मैकेनिक्स में ये काइनेटिक एनर्जी इज क्वाइट हाई, है ना। दिस पार्टिकल एनर्जी इज क्वाइट हाई, but what we are getting is a very small mass of energy, mass of very small amount of mass, है ना। this amount is so low that it could not be taken into calculation, है ना बेटा। इसलिए हमने मैकेनिक्स में इन बातों की बात नहीं करी, है ना बेटा। हमने हीट में या किसी और चैप्टर में बात नहीं करी क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आती है ना, ठीक है। चल बच्चा
अब चले हम लोग डिस्कस करें होमवर्क। बोल बच्चा, आगे पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क करते हैं डिस्कस। हाँ बच्चा, ये चेंज इन मास है, गेन इन मास है। हाँ बच्चा, ये क्या होना चाहिए? ये बच्चा क्या होना चाहिए बोलो? ये होना चाहिए बेटा गेन इन मास। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ था बच्चा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं बच्चा। कल तुम लोग का पेपर भी है तो डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल बच्चा, डिस्कस नहीं करूं? क्या करते हो तुम लोग? करूं ना? ठीक तो है, निकालो निकालो बेटा होमवर्क। डिस्कस तो करना चाहिए बेटा हम लोग को। निकाला जाए होमवर्क। मॉडर्न की सीट कहाँ गई? एमपी 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 एमपी, मिल गया मिल गया बच्चा। होमवर्क मैंने सेक्शन जी तुम लोग को दिया था, सेक्शन जी। होमवर्क में तुम्हें सेक्शन जी दिया था, वही करते हैं डिस्कस। तो सीट निकाल बच्चा। लेक्चर हो जाएगा 1 घंटे में अपलोड, चिंता मत करो। 1 घंटे तो नहीं, फिर भी 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे तक हो जाएगा अपलोड। चलो बच्चों, सीट निकालो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन जी आओ। G4 G2 G4 पूछ सर, रहे थे, ओके। G2 G2 सर G4 G2 में G4। अप्रोक्सीमेटली लिखा है सर, अप्रोक्सीमेटली का मतलब समझ में नहीं आया। देखते हैं बच्चा, ये ना है। In the operating voltage in the X-ray tube is increased by 0.1%. By what percent does the cutoff wavelength decrease? है ना बेटा? कहता है कितने से कट ऑफ वेवलेंथ घट जाएगा, है ना बेटा? आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क तब डिस्कस करने के बाद देंगे बेटा। यार आज तक दू ही नहीं होमवर्क तुम लोग को। पेपर है सर, ना दो। सर क्या हो गया? व्हाइट वाला कहाँ गया? ब्लैक कैसे हो गया यार? वो सर राइट कॉर्नर वाला सिलेक्ट करो। राइट में कॉर्नर में सिलेक्ट करूं? लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में तो ये तो ब्लैक ही है। व्हाइट आना था कल तो। सर पेन सेलेक्ट, ये जो सर कलर का सर्किल आ रहा है ना, इस पे करिए। अच्छा हाँ सही बोला, मिल गया। प्रीसेट भी आ रहा था सर नीचे, सफेद हो गया है तो। देख बच्चा, ये सवाल हमारा कहता है कि in operating voltage of X-ray tube is increased by 0.1%. By what percent does the cutoff wavelength decrease? तो देख बेटा, cutoff wavelength वाला फॉर्मूला क्या था हम लोग का? HC by EB ना बेटा? है ना? चूंकि देख बेटा चेंज बहुत छोटा है ना ये, तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चा d lambda equal to minus HC by EV square into dV। बोल बच्चा, बोल सकते हैं ना? यस सर। अब इन दोनों को डिवाइड कर ले तो हो गया d lambda by lambda इक्वल टू माइनस dV अपॉन v, है ना? तो देखो बेटा ये 0.1% था, तो ये भी हमारा 0.1% होगा। ठीक है सर आंसर में अप्रोक्सीमेटली दिया सर, एग्जैक्ट होना चाहिए ना।
यस सर। बेटा देखो डी लैम्डा अगर कर लिए बेटा हम लोग, तो बताओ 0.1% को हम बोल दिए डी लैम्डा, ये कभी एग्जैक्ट हो सकता है बताओ तुम? यस सर, समझ आ गया। है कि नहीं? G4 आओ, देखो बच्चा G4 में, G4 कहता है बेटा एन एक्सरे ट्यूब, एक एक्सरे ट्यूब मान लिया जाए बच्चा। इस एक्सरे ट्यूब में कहता है क्या कि operates at 20 kilovolt. Suppose the electron converts 70% of energy into a photon at each collision. Find the lowest 3 wavelength emitted from the tube. कहता है बेटा कम से कम कितना निकलेगा इससे वेवलेंथ, है ना? तो देखो बच्चा ये मान लेते हैं मेटल टारगेट, है ना बेटा? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आया बेटा तो रिपेल करेगा ना, जो रिपेल करेगा तो अप्रोच किया कितने से, ये अप्रोच किया बच्चा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, है ना? बोलो, ये अप्रोच किया बच्चा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है? यूं सोचो जाके पहली बार टकराया बेटा, है ना? तो इससे कितने का एनर्जी निकला, ये 70% का एनर्जी निकल गया बेटा फोटोन में। तो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 70% कितना हुआ बेटा? 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा 1। लैम्डा 1 निकल गया ना, बोलो। अब बताओ 14 यहां से निकल गया बेटा, तो बचा कितना इसके पास? 6 है ना बेटा? तो कहेंगे 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बची। ये फिर गया, फिर आगे टकराया, कितने टकराया? 70%। अब टकराया बेटा 6 से ना, टकराया 6 से, तो फिर कितना लॉस होगा? फिर 70%, तो कितना हो जाएगा? 642, ये हो जाएगा बेटा 4.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस कर दिया बेटा। फिर इक्वल टू Hc बाई लैम्डा 2, है ना? अब कितना बचा इसके पास? 1.8 से गया, फिर टकराया इसको 1.8 से, फिर लॉस होगा बेटा 70% ना। तो इसका मतलब 0.7 इंटू 1.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर Hc बाई लैम्डा 3। समझ में आ गई बात? यस सर। सर इसमें जो ये Yes. वोल्टेज दिया हुआ है सर, जैसे 20 kV, तो सर हम इसे ईवी मान लेते हैं। फिर से बोलना बेटा। जैसे 20 किलो वोल्ट दिया हुआ है, हाँ तो सर हम इसको 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मान लेते हैं। हाँ, डेफिनेशन ही होता है ना भाई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट तक में एक्सीलरेट कर दिया, ठीक है? सर। यस सर। आगे चलो G5 G5 का फर्स्ट पार्ट, G5 देखते हैं बेटा। G5 में कहता है फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर, है ना बेटा? तो कहता है नेम द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, है ना बेटा? तो देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट एफ इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी ना बेटा। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ऑफ जेड माइनस बी का स्क्वायर, है ना बेटा? अब इस ग्राफ को देखो, इसमें देखो बेटा दिखा गया है z इक्वल टू 1 पे f इक्वल टू 0, है ना बेटा? बोलो, दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि b की वैल्यू 1 हो गई ना, यस सर। b का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? k अल्फा सीरीज हो गया ना बेटा, ये तो बोलो। यस Yes, sir. बात समझे, है ना? अब कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड व्हेन दिस एक्स-रे इज इमिटेड बाय मेटल हैविंग z इक्वल टू 101। बोलो, यस है ना? और तो फॉर्मूला लगाना है बेटा खाली इसमें, सर ये अल्फा क्यों हुआ सर? क्योंकि बेटा अच्छा हमने कैसे बता b इक्वल टू 1 मैंने कैसे कहा था, याद है? देखो बताया था ना मैंने, देखो देखो ना, अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, फिर कहा था ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बन रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन का है? कहा था ना बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का है, याद करो, Yes, ठीक sir. है ना? Yes, sir. अब मैंने कहा था बेटा मान लो अगर मैं कहूँ ये सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चा, बोल लो। यस सर। होंगे ना? तो अगर मान लो तुम थर्ड में चले गए और जब थर्ड से इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करेगा के अल्फा में, है ना? तो बताओ बेटा क्या इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन नहीं होगा इस पे? होगा sir. होगा सर, तो होगा। क्या फिर b इक्वल टू 1 मान पाएंगे? No, sir. नो हाँ, सर। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है तो बन जाएंगे sir. अब समझ में आया? सर। Yes, Okay, sir. आगे चलो G7 7 सर। G7
देखो तो बच्चा G7 हमारा क्या कहता है बेटा एक हाइड्रोजन लाइक एटम बेटा एटॉमिक नंबर Z है ना। इसमें कहा गया कि हायर एक्साइटेड स्टेट n में है। जब वो एटम ट्रांजिट किया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बाय सक्सेसिवली इमिटिंग 2 फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 10.2 and 17। देख बेटा ये पहले था हमारा कहा मान लो nth ऑर्बिट में और शिफ्ट कहाँ किया देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n इक्वल टू 2 में आ गया बेटा बोलो है कि नहीं। तो यहाँ तक पहुंचने में एक ये निकला है बच्चा और एक ये निकला है ना। इसका मतलब दोनों को ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गया एनर्जी ये बोलो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बेटा। अब कहता था एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट कैन मेक ए ट्रांजिशन टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब कहाँ चला गया बेटा n इक्वल टू 3 में बोलो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n इक्वल टू। अब कहता है बेटा इसमें कितना निकला 4.25 and 5.95। ये कितना है बेटा दोनों को जोड़ दो 4 और 5 9 9 एक 10 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो बेटा है ना। ठीक है तो कहता है n और z की वैल्यू बतानी है तुमको। समझ में आ गया। तो चलो बेटा इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो 10.2 इक्वल टू माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस ऑफ फिर माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर बेटा इक्वेशन नंबर 1 है ना। और इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन ये होगा बच्चा 27.2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बोलो बच्चा ना बोलो है ना। अब देखते बेटा अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो n निकल जाएगा यस सर और किसी n को पुट कर दो z निकल जाएगा। यस सर आ गया 8 हो गया सर। जैसे सर ये G8 क्वेश्चन है सर 8 सर, इसमें सर हमारा 42 से सर थोड़ा सा आंसर कम आया है तो सर इसे अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। हाँ हाँ चलेगा कोई दिक्कत नहीं। कैसे भाई कहीं देखो ये 1.1 लिखा है ना इसको हम लोग लेते हैं 1.097 कहीं लगा है लोग एचसी का वैल्यू लगा 12,420 हम लिखते हैं 12,400 है ना। तो उतना चलेगा डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो एक्सपेरिमेंट कौन सा है कौन सा डेविसन जर्मर डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन है ना। तो पढ़ा तो दूं मैं लेकिन तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक तुम लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ोगे। तो फिर वो कहाँ पढ़ेंगे सर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में तो वेव ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन है बेटा तो वही बता दूंगा तुमको मैं। बस अंतर ये होगा कि लाइट के डिफ्रैक्शन में सिर्फ होता है वेवलेंथ यस सर और कुछ ही पॉइंट नहीं होता है ना। और वही वेवलेंथ निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं लैम्डा बराबर h/m भी कर लेते हैं और बाकी सारी कंडीशन सेम है ना। आगे चलो पार्ट 2 में आ जाओ 2 पार्ट 1 अच्छा 2 पार्ट 2 नहीं करना था। हाँ 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 2 पार्ट 1 में आना कि इसमें क्या दिया था मैंने होमवर्क सर हो 1 to गया 16 सर एक 12 नंबर वाला 10 बता तक हो दीजिए। गया था। हो गया बता दूं देखो भाई 12 में कहता है इलेक्ट्रॉन ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। देख बच्चा कहता है हीलियम से हीलियम प्लस बनाने में 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है ना बेटा। सर तो 11 नोट्स का है सर ये। हाँ एक और 11 निकालने में कितना पड़ेगा 11 चाहिए। कहता है अल्फा पार्टिकल का एनर्जी बेटा इतना है स्कैटर कर गया 120 डिग्री। सिंपल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल समझो इसको सिर्फ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल समझो है ना। देख बेटा अल्फा पार्टिकल है क्या हो गया वो बताओ चार्ज ना। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना हो गया पॉजिटिव इस पे कितना चार्ज तो बोलोगे 2e होगा बेटा। इसको हमने काइनेटिक एनर्जी k से फेंक दिया यूरेनियम न्यूक्लियस में। यूरेनियम का बोलो कितना होता है एटॉमिक मास नंबर 234 235 मान चलेगा वो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। देख बेटा इसका मतलब इस पे कितना चार्ज हो गया प्लस 235 ई होगा बेटा। ये तो न्यूक्लियस बहुत भारी है ना बेटा तो इसको क्या मान लो कि ये रेस्ट में है मूव ही नहीं करेगा ठीक है।
तो अब बताओ यहाँ से आएगा बेटा, रिपल्सन की वजह से कहीं ना कहीं तो स्पीड जीरो होगी नहीं इसकी, बताओ। यस सर। तो फिर लौट जाएगा ऐसे 180 डिग्री घूम जाएगा ना ये। यस सर। यही पूछा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है, तो क्या कहोगे कि पहले थी काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, कि Q1 Q2 बाई R, समझा? यस सर। और पूछना है कोई? नो सर। नो सर। चलो फिर कहीं आज के लिए, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा तुम लोग को, बस अपने डिवाइस करो चीजों को। सर कल एक का पेपर काम कैसा आएगा? फाइव नंबर बता होमवर्क दे दीजिए। दीजिए, कल कर लेंगे संडे को टेस्ट के बाद। टेस्ट के बाद नहीं में होता आगे है। बढ़ो, नहीं होता सर, नहीं होता। तो DPP में आगे बढ़ो। हाँ DPP में हो जाएंगे सर। ओके सर, वो कर DPP लेंगे। सर कहाँ तक सर? 28 DPP हमने 27 तक कर दिया था ना डिस्कस, यस सर। हाँ सर, 27 में कर 27 दिया था ना, तो 28 से कर लो, 28 से लेकर के 32 तक कर लो। यस सर। अगले हफ्ते की। हाँ अगले हफ्ते का टारगेट अभी से फिक्स कर लो, B28 से B32। यस सर। ठीक है, तो कल का पेपर कैसा आएगा? पेपर नॉर्मल जैसा होता है हमेशा, चिंता मत सर करो। नॉर्मल तो टफ होता है सर। यस हाँ? सर। सर ACT और भी ज्यादा टफ होता है। नॉर्मल तो बहुत टफ होता है सर, ये सिटी है। हाँ तो जैसे जैसा ACT होता है वैसे ही ACT है तो सर PA आगे चल रहा है PV। अभी। यस सर, अभी इस हफ्ते अभी की। चलो PB आगे हो गया, एक क्लास आगे बढ़ गया वो लोग का, तुम लोग का। केमिस्ट्री में भी सर PV आगे है सर। यस सर। बता दीजिए। बहुत आगे पीवी। बहुत आगे तो नहीं बढ़ा बेटा, मेरा एक क्लास है बस, बस अपना केमिस्ट्री समझो में। कि सर केमिस्ट्री में सर। केमिस्ट्री में सर। हो सकता है वो लोग क्लास बहुत कैंसिल हुआ होगा बीच में, यही वजह है। यस सर। चलो बेटा, सर मिलते हैं मंडे को। पूछो। फिफ्थ बता दीजिए, फिफ्थ। 3 क्लास लगता है सर जैसे कि 5। सर फ्रीक्वेंसी हाँ बोलो बोलो। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सर सोर्स पे डिपेंड करता है ना सर। तो हाँ सर बच्चा, बिल्कुल सही जैसे बात। सर कोई लाइट है सर, व्हाइट लाइट सर, उसके आगे सर अगर रेड कलर का ग्लास लगाते हैं तो सर उसका आगे का सर कलर सर उसका रेड आएगा ना सर। तो सर अरे क्या उसका बच्चा फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया या नहीं फिर? नहीं 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 हुआ, समझो। व्हाइट कलर जब आ रहा है ना बेटा, ठीक है, यूं सर। समझो इसमें सारे कलर हैं, इसमें ऑल कलर्स अवेलेबल हैं, समझे बेटा, और सभी की इंटेंसिटी लगभग बराबर है, समझे बात को। जब तुमने सामने फिल्टर लगा दिया तो क्या किया कि जो रेड कलर का ये था ना लाइट, ये सबसे ज्यादा पास किया, समझा, और बाकी सबकी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो गई, घट गई। सर रेड समझे? कलर में रेड कलर ज्यादा क्यों पास करते हैं सर? अब इसके इस मटेरियल का प्रॉपर्टी है बेटा, बताओ हर तरह के लाइट को अगर सरफेस पे गिराएंगे तो कोई एक सरफेस में सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना बेटा, तो हर सरफेस के लिए वो मीडियम जो है सेम बिहेव करता है क्या? नो सर। नो सर। बिहेव करता है ना बेटा, बड़े तरह की म्यू की वैल्यू हर कलर के लिए अलग अलग होती है, यस सर। यस सर। है कि नहीं बेटा? तो फिर किसी में ज्यादा ऑब्जर्व करता होगा, किसी में कम ऑब्जर्व करता होगा, यस सर। है ना। यस सर। सर कोई पूछा था 5 नंबर, पार्ट 1 का 5 बता दीजिए। 2 पार्ट 1 का 5 किसने पूछा था? कुछ पूछे हो ना कुछ, देखो यस सर। कहता है व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक पॉइंट सोर्स लाइट बेटा 0.2 मीटर दूर है ना, देख तो बेटा जब दूरी 0.2 मीटर है और फिर मैंने कितना कर दिया दूरी बेटा 0.6 मीटर, तो मैंने जो 0.6 पहले r था बेटा डिस्टेंस उसको क्या कर दिया मैंने 3r ने कर दिया। यस सर। यस सर। तो पता है ना बच्चा हम लोग को इंटेंसिटी होता है ना प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यस सर। इसका मतलब जो पहले Yes, sir. इंटेंसिटी आई रहा होगा वो कितना I हो by गया 9। होगा, I/9 बोलो, 1/। यस सर। है ना यस बेटा। सर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी संख्या में अब फोटोन गिर रहा होगा उसकी संख्या के 1/n, तो अगर पहले Yes, n sir. फोटोन पर सेकंड गिर रहे थे तो अब n/9 फोटोन गिर रहे पर होंगे। सेकंड। यस सर। इसका मतलब पहले सैचुरेशन करंट आई रहा होगा तो अब सैचुरेशन करंट I/9 हो गया होगा। यस सर। यस सर। मंजूर है ना। तो अब बताओ मुझे क्या sir. तुमने सोर्स चेंज किया है? नो सोर्स सर। नहीं किया ना, सोर्स चेंज नहीं किया तो फ्रीक्वेंसी सेम रही होगी, फ्रीक्वेंसी sir. सेम रहेगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन सेम रहेगा बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन सेम रहेगा तो के मैक्सिमम सेम रहेगा बेटा, के सेम Yes, sir. रहेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। बोलो यस सर। अब देख लो ऑप्शन, तो पहले था बेटा कितना हमारा 18 मिलियन एम्पियर। ये 0.6 वोल्ट था ना बेटा, ये तो 0.6 वोल्ट रहेगा। बोलो यस सर। आंसर इसमें कौन सा है? डी।
डी। तो गलत है, बी तो गलत हो गया ना बेटा। यस सर। स्टॉपिंग पुश में जाएगा ना। हाँ, करंट हमारा क्या हो जाएगा 1/9। 2 एम। करंट का आंसर ये हो गया आंसर। वोल्ट वाला सब गलत है, करंट वाला सही है। ठीक है चलो बच्चा, बाय बच्चा। अब एग्जाम देना अच्छे से, रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले रिवाइज करो। यस सर। सर सिलेबस बड़ा ज्यादा टफ है सर, ये +1 +2 दोनों का।